हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आज हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक तो पहले उसका छोटा सा रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। ठीक है, हम देखेंगे कि कापलान की बुक में बेसिकली दे क्या रखा है, उससे रिलेटेड जो हमने पढ़ा था वही सब चीज़ें जो है थ्योरी में लिख रखी है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और ज़रा क्लियर होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया गया था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं इन्हें। और इसमें डेट और इक्विटी, मतलब डेट मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी होता है और इक्विटी का पार्ट भी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, स्प्लिट अकाउंटिंग यूज़ करनी है। इसके अंदर मेन चीज़ ये है हमारे लिए काम की। स्प्लिट अकाउंटिंग यूज़ करने के लिए आपको जो भी फ्यूचर के जो भी कैश फ्लोज होंगे, ठीक है, उसको आपको मार्केट रेट के हिसाब से उसको पहले डिस्काउंट करना है। और उसकी वजह से जब आप डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी निकल जाएगी। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मार्केट रेट पे जो भी पीवी फैक्टर चल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, और हमारी जो कंपनी की जो टोटल प्रोसीड्स होगी उसमें से अगर एक बार फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू निकल गई तो बचा हुआ एलिमेंट जो होता है वो इक्विटी का होता है। ठीक है ना। फिर क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू निकल चुकी है आपकी, तो इस पर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई कर देंगे। और इक्विटी की वैल्यू तो सेम रहती है, तो कुछ भी यहाँ पे मतलब जो है वो इंटैक्ट ही रहेगा, इक्विटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड के एक्चुअल में ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों होते हैं, तो मैंने आपको इसका पूरा लॉजिक बताया था। हमने डिस्कस किया था कि जो कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप सिंपल कह सकते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर या कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं, जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, या आप स्पेसिफिकली कह लो कि बाद में जो फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, रिडम्पशन के समय पे। तो उसमें हमें ये देखना है कि ऑप्शन जो है वो किसके पास है। अगर ऑप्शन जो है वो डिबेंचर होल्डर के पास है, ठीक है ना, जो इन्वेस्टर है बेसिकली उसके पास है, तो वो कुछ भी ले सकता है। वो पैसा भी ले सकता है कंपनी से, और वो कंपनी से शेयर्स भी ले सकता है। तो हमेशा ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आप ऐसी एजम्पशन मान के चलो कि कंपनी जो है वो कैश देगी। स्टार्टिंग में एक अजम्पशन लेके चलनी है आपको, कंपनी क्या पे करेगी, कैश पे करेगी। मतलब आपको लाइबिलिटी की तरफ जाना है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरफ जाना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो डिबेंचर के बदले शेयर भी ले सकता है और कैश भी ले सकता है, क्योंकि उसको ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन मिल रहा है तो कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे उससे कुछ प्रीमियम चार्ज कर रही होगी। तो प्रीमियम चार्ज करने के दो तरीके बताए थे मैंने आपको, या तो उससे डायरेक्टली एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जाए, या फिर कंपनी जो है उसको ब्याज कम दे। तो हमें अपने क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसमें जो ब्याज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो मार्केट रेट से काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो उसी वजह से वहाँ पे प्रीमियम निकलता है। ठीक है, वो प्रीमियम ही इक्विटी होता है। तो यही हम एलिमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने पूरा डिटेल में जाना था, तो अब आप इसको थोड़ा थ्योरी से रीड कर लीजिए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ जाएगा। ये कापलान की बुक के टेक्स्ट हैं। ठीक है, तो जब आप कापलान रीड करेंगे तो आपको अच्छा सा लगेगा। इसके बाद कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इक्विटी और लाइबिलिटी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कन्वर्टेबल लोन बोल रहा है, कन्वर्टेबल लोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रीपेबल एट द लेंडर ऑप्शन। लेंडर मतलब कौन हो गया, होल्डर, इन शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी इंस्टेड ऑफ कैश। ठीक है भाई, ऑप्शन है कि या तो शेयर्स ले लो, है ना, कैश के बदले, या फिर आप कैश ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फिक्स एट द इंसेप्शन ऑफ द लोन। भाई जो भी शेयर इशू करने हैं वो फिक्स है, स्टार्टिंग में बता दिया कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, फिक्स है। लेंडर जो है इसलिए क्योंकि ऑप्शन है विल एक्सेप्ट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो द मार्केट रेट फॉर नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, अगर नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता, ठीक है ना, उससे कंपेयर करके देख लो, तो जो कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मार्केट रेट जो इंटरेस्ट की होती है वो हमेशा कम होती है ना। ठीक है भाई, मार्केट में जो नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट की रेट कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है,
फिर एज द लेंडर इज अलाउइंग द कंपनी अ डिस्काउंटेड रेट इन रिटर्न फॉर द पोटेंशियल इशू ऑफ इक्विटी, दीज कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आर अकाउंटेड फॉर यूजिंग स्प्लिट अकाउंटिंग। क्योंकि लेंडर जो है कंपनी को बोल रहा है कि भाई आप थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देना, ठीक है ना, क्योंकि आप हमें भविष्य में शायद इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो हमारे ऑप्शन पे, तो इसलिए स्प्लिट अकाउंटिंग होगी और हम दोनों की जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, इक्विटी भी निकालेंगे इसमें और लाइबिलिटी कंपोनेंट भी ढूंढेंगे। ठीक है, तो यही बात आप चाहो तो रीड कर सकते हो, वर्ड बाय वर्ड कोई रीड करने का फायदा नहीं है। इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन कैसे करेंगे? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड यूजिंग द मार्केट रेट फॉर नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट। तो जो मार्केट रेट चल रही होगी, ठीक है ना, मार्केट में एक्चुअल में क्या रेट है, अगर हम नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट की रेट देखें, ठीक है ना, तो उसके रेट के हिसाब से हम उसको डिस्काउंट करेंगे, क्योंकि कन्वर्टेबल में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? कम होती है, ठीक है ना, वो तो हमारा एक्चुअल में कैश फ्लो है। फिर सब्सिक्वेंट रेट, फिर इक्विटी एलिमेंट इज इक्वल टू द लोन प्रोसीड्स लेस कैलकुलेटेड लाइबिलिटी एलिमेंट, है ना, तो लोन जितना भी था उसमें से जो भी लाइबिलिटी का एलिमेंट निकल गया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी निकल गया, तो जो बचा हुआ है वो क्या हो गया? इक्विटी। इसको आप लोन की जगह क्या बोलते हो? जो भी प्रोसीड्स है, प्रोसीड्स में से आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी का जो एलिमेंट निकला उसके बाद जो बचा वो इक्विटी है। फिर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट क्या होगा? लाइबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे? वही हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैसे करते हैं, टेबल बनाते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट में, वही टेबल यहाँ पे बन जाएगी। इनिशियल वैल्यू प्लस मार्केट इंटरेस्ट रेट और माइनस इंटरेस्ट जो पेड होगा, क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। फिर क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। इक्विटी को रीमेजर नहीं करना है, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, बहुत अपन ने थ्योरी डिस्कस कर ली, ठीक है ना, अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है, ये कापलान की बुक का है। कन्वर्ट कंपनी, नाम देखो क्या है, नाम ही क्या है, कन्वर्ट कंपनी है। कन्वर्ट कंपनी इशूज अ कन्वर्टेबल लोन दैट पे इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम इन एरियर्स। कन्वर्ट कंपनी जो है 2% की रेट से ब्याज पे करती है। इन एरियर मतलब क्या होता है? ईयर एंड पे। कंपनी जो ब्याज है कब पे करेगी? ईयर एंड पे, उसे क्या बोलते हैं? इन एरियर। द मार्केट रेट इज 8%। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? 8%, बीइंग द इंटरेस्ट रेट फॉर अ इक्विवेलेंट डेब्ट विदाउट द कन्वर्जन ऑप्शन। भाई अगर मार्केट में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करोगे तो 8% है, ठीक है, ऐसे डेब्ट पे जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लोन ऑफ 5 million इज रीपेबल इन फुल आफ्टर 3 ईयर और कन्वर्टेबल टू इक्विटी। या तो लोन कंपनी को पूरा पे करना पड़ेगा, या फिर कंपनी इसको क्या करेगी, मतलब कंपनी को इसको कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर आर एस फॉलोज। आपको डिस्काउंट फैक्टर 8% के हिसाब से दे रखें, तो आपको निकालने की भी चक्कर नहीं है, आप कैलकुलेट, मतलब आपको 1/1.08 करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपको पीवी फैक्टर भी दे रखे हैं। स्प्लिट द लोन बिटवीन डेट एंड इक्विटी एट द इंसेप्शन एंड कैलकुलेट द फाइनेंस चार्ज फॉर ईच ईयर अंटिल द कन्वर्जन ऑब्लिक रिडम्पशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन दोनों लोग, मतलब मैं और आप, साथ साथ करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। मैं तो क्लास में कराऊंगा, लेकिन आपको पहले खुद ट्राई करना है। चलें स्टार्ट करें। तो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, आप चेक करो टोटल प्रोसीड्स कितनी है। अब टोटल प्रोसीड्स 5 मिलियन ही होगी, ठीक है ना, और तो कुछ दे नहीं रखा, तो 5 मिलियन का आपका टोटल लोन है। 5 मिलियन को मैं 50 लाख लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। तो टोटल आपका लोन या डिवेंचर कितने का है? 50 लाख का है, ठीक है। अच्छा, अब अपन को पहले क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कैसे निकालेंगे? एक छोटी सी टेबल बना ले करो। कितने साल का इंस्ट्रूमेंट है देखो, चेक करो, 3 साल का, ठीक है ना, 3 साल इसकी लाइफ है, तो 3 साल आप बना लो, 1 2 3, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितनी है, मतलब कैश फ्लोस कितना है? 2% का है ना, तो 50 लाख का 2% कितना होता है? 50 लाख का 2% शायद 1 लाख होता है। हमेशा इंटरेस्ट रेट जो होता है वो किस वैल्यू पे लगता है? जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट होता है। ये 2% कौन सा रेट है? ये जो 2% है ये कौन सा रेट है? ये कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है, ठीक है ना, कंपनी इतना ब्याज देगी। क्लियर क्या? चलो अब अब
पीवी फैक्टर से अच्छा, कंपनी लास्ट में क्या पे करेगी? लास्ट में रीपे करेगी जो लोन है उसका, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि सर लास्ट में इक्विटी भी तो देनी पड़ सकती है, बिल्कुल देनी पड़ सकती है, लेकिन इस स्टैंडर्ड की अजम्पशन क्या है कि आप क्या पे करेंगे? कंपनी को स्टार्टिंग से ये मानना है कि हम लाइबिलिटी पे करेंगे, है ना, ठीक है ना। अकाउंटिंग करते समय कंपनी को क्या मानना है कि हम कैश पे करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड जो है ना वो झुका हुआ है फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरफ, मतलब इसका टिल्ट है फाइनेंशियल लाइबिलिटी की तरफ। आप देखोगे ये ना, ये बार बार हर चीज को फाइनेंशियल लाइबिलिटी मनवाना चाहता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही मानेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है ना। ऐसा अजम्पशन लोगे कि भाई अगर मान लो ये डिबेंचर होल्डर आ जाए और कल को क्लेम कर ले कि भाई मुझे तो शेयर नहीं चाहिए और मुझे तो केवल कैश चाहिए, तो क्या कंपनी अवॉइड कर सकती है कि कैश देना? नहीं कर सकती, फिर तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई कंपनी को तो ये मानना है कि हम कैश ही पे करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है ना। क्लियर क्या? तो 50 लाख रुपए माना जाएगा, ठीक है ना, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। इक्विटी भले ही दे सकती है कंपनी बाद में, बट हम इक्विटी को कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हो गए, है ना, ये भले ही आउटफ्लो है, अब इसकी डिस्काउंटिंग कर देते हैं मार्केट रेट के हिसाब से। मार्केट रेट कितनी दे रखी थी हमें? 8% की, है ना। चेक कर लो, मार्केट रेट दे रखी 8% की, और पीवी फैक्टर भी दे रखा है 0.926, 0.857 और 0.794, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 92,600 हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 85,700 हो गया, ठीक है। और 51 लाख इंटू 0.794, तो ये आ जाएगा अपने पास 40,49,400, ठीक है। आप चाहो तो देखो पूरा 50 लाख लिखने की जरूरत नहीं थी, आप मिलियंस में भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा इजी रहता है, क्लियर रहता है, इसलिए मैंने सारे डिजिट लिख दिए, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम तो बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं काम, ठीक है। आप चाहो तो लेकिन फिगर्स को 1000 में या मिलियंस में भी ले सकते हो। 85,700 प्लस 92,600, तो आ जाएगा 42,27,700। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। ये क्या है? ये किसकी वैल्यू आई है पता है आपको? ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई है हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, ठीक है। हमने क्या किया, जितने भी फ्यूचर के फ्लोस थे, ठीक है, उसको हमने मार्केट रेट के हिसाब से डिस्काउंट कर दिया, तो वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकल के आ गई। अच्छा, टोटल हमने कितना लिया था, कंपनी ने कितना पैसा लिया है आज? 50 लाख का। तो 50 लाख में से 42,27,700 की लाइबिलिटी आ गई, तो 772,300 की बैलेंस क्या आ गई? इक्विटी आ गई। मतलब कम, अब आप सोचो, देखो कितनी बड़ी बात है ये ना। हम लोग जो आज भी कर रहे हैं गलतियां 12th में या फिर हमारे बीकॉम में सिलेबस में, क्या कर रहे हैं? हम सीधा देखते हैं कि भाई ऐसे 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 लोन है, तो हम बोलते हैं 50 लाख का ये जो लोन है ये एक सिंपल डिबेंचर है। लेकिन स्टैंडर्ड ने क्या बोला? नहीं, ये 50 लाख का आपको दिख रहा है, इसमें से कुछ तो लाइबिलिटी और कुछ इक्विटी है। बताओ ये इक्विटी क्यों आया? कन्वर्जन ऑप्शन की वजह से, क्योंकि डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है, ठीक है ना। आपको लिखा हुआ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको यही मानना है कि डिबेंचर होल्डर के पास ही ऑप्शन है कि वो चाहे तो डिबेंचर के बदले शेयर ले ले, चाहे वो कैश ले ले। अच्छा, अगर जर्नल एंट्री बनाए तो क्या एंट्री पास करें? बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी और टू इक्विटी। ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। क्लियर क्या? अच्छा, अब सर क्या करेंगे? अब हम इसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी था कि फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करो हर साल का, ठीक है। आप ईयर ले लो, ईयर 1 2 3, आपका ओपनिंग बैलेंस लिख लो। फिर क्या करते थे बताओ? इफेक्टिव इंटरेस्ट ले लेते थे जो मार्केट रेट के हिसाब से चल रहा है वो। फिर
इंटरेस्ट पेड होगा उसको लेस कर देंगे और क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ऐसे आपको लग गया होगा अभी तक तो एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि सर की राइटिंग बहुत घटिया है, ठीक है ना, लेकिन क्या करें अब ठीक है, हमारे टीचरों ने हमें बहुत बोला लेकिन हमें राइटिंग हम इम्प्रूव नहीं कर पाए। 42 27 700 ऐसे फिर हम कभी सोचते हैं कि डॉक्टर वाली राइटिंग हमारी है ना 8%, 42 27 700 का 8%, 338 216। इंटरेस्ट पेड कितना था बताओ, इंटरेस्ट पेड तो 1 लाख था, ठीक है, 2% था ना, तो 2% किसका, 50 लाख का। 42 27 700 प्लस 338 216 माइनस 1 लाख, 44 65 916। इसको यहां पे उठा के लिख दो, इसका 8% निकालो अब, तो 357 273 माइनस कर दो 1 लाख, तो कितना आ जाएगा, 47,23,189। अब देखो अगर अपन करंट और नॉन करंट निकालते हैं ना बैलेंस शीट के लिए, तो बताओ अब सारा का सारा फर्स्ट ईयर में करंट आएगा कि नॉन करंट आएगा। ये 44 लाख की लाइबिलिटी 44,65,916 करंट है कि नॉन करंट है। सर कुछ भी रीपे नहीं हो रहा अगले साल, है ना, अगले साल तो लाइबिलिटी बढ़ और रही है, तो ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। फिर 47 23 189 का 8%, 377 850। अच्छा एक चीज है ना, मैं आपको बता देता हूँ, इधर ये मत लिखे करो आप कभी भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अब जैसे यहाँ पे फिक्स था कि 50 लाख 51 लाख जो है ना, मतलब ये आप इंटरेस्ट पेड की जगह आप लिख सकते हो कैश पेड, है ना, क्योंकि यहाँ पे अपन पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप क्या लिखो, 51 लाख लिख दो, 50 प्लस 1 लाख है ना, क्योंकि लास्ट ईयर में तो सारा का सारा प्रिंसिपल भी चला जाएगा, 50 प्लस 1 लाख सॉरी, ठीक है ना, 51 लाख लिख दो पूरा का पूरा। इधर क्लोजिंग बैलेंस कुछ बचना नहीं चाहिए क्योंकि 3 साल की लाइफ है इसकी, है ना, ठीक है। तो अब आप बचा हुआ बैलेंस जो है वो इंटरेस्ट निकालो। वैसे तो क्या है देखो 377 855 के आसपास ही आएगा आने को तो, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस आता है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि भाई कोई भी डिफरेंस नहीं आए, तो आप हमेशा इसको बैलेंसिंग फिगर निकाले करो। समझ में आया बात को। अब 376 811, अब आप देखो पहले 377 800 कुछ आ रहा था ना, तो 1000 के आसपास का डिफरेंस आ गया। ऐसे हालांकि वो डिफरेंस कोई गलत नहीं है, लेकिन डिफरेंस आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा उसको। क्लियर क्या, तो ये मैंने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। क्लियर, ठीक है। अब आप देख लो इसको सॉल्यूशन को, अगर आप देखना चाहते हो तो। जैसे देखो इन्होंने इसको क्या कर दिया, थाउजेंड्स में कर दिए सारे फिगर, ठीक है। और इक्विटी का एलिमेंट देखो 772 300 अपना आ रहा था, तो इधर भी वही आ रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आए, देखो हाँ कि हम ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस रीपे हो गया, लास्ट ईयर में इंटरेस्ट ही आ गया 377 का, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में यही इंटरेस्ट आ रहा है, 376 आ रहा है, वो 377 थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको उससे कोई घबराने की बात नहीं है कि भाई हमारा राउंड ऑफ में डिफरेंस आ रहा है, जैसे 4723 यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। अब ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है कहाँ चला जाता है, P&L में चला जाता है, ये अमाउंट जो है हमें पता है किधर चला जाता है, बैलेंस शीट में चला जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो इस चैप्टर में जो मतलब कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है, जो समझने वाली चीजें है ना वो यही है कि आपको है ना, जैसे डेफिनेशन पार्ट है कि लाइबिलिटी और इक्विटी, आप कभी टेक्निकल आर्टिकल्स देखो ACCA वाले, आपके हालांकि कोर्स में नहीं होते, बट SBR लेवल पे आप देखोगे टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं जो ACCA अपने वेबसाइट पे छापता है। आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि डेट और इक्विटी का उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल बना रखा है, ठीक है, कि डेट और इक्विटी में क्या क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंट्रोवर्सी है, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल बना रखा है। तो ऐसी चीजें समझने वाली है। कल को आपको जब कंपनी में जाओगे, आप जॉब करोगे, एक्चुअल में आपकी वैल्यू ये चीज नहीं करेगी
कि आपको ये एंट्रियां डालने आती है, आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना आता है, आपको जो है ये टेबल बना के और वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और इक्विटी का अलग अलग करना आता है। ये नहीं होती है इंसान की वैल्यू इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि ये काम तो सॉफ्टवेयर कर लेगा, एआई कर लेगा बहुत इजीली। आपको रियल में किस चीज़ के कंपनी के अंदर वैल्यू होगी, पूछ होगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के, है ना, आप चीज़ें समझ के बता सकते हो कि ये लाइबिलिटी क्या इक्विटी है, इस चीज़ में आपकी वैल्यू होगी। ठीक है ना। वैल्यू ये नहीं है कि मैंने अकाउंटिंग कर दी, जनरल एंट्री मार दी तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। हालांकि वो भी आनी चाहिए, लेकिन वो बहुत सिंपल काम है, ये तो ग्रेजुएशन वाला बंदा कर लेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है। अब इसको आपको खुद ट्राई करना है, हालांकि मैं करवा रहा हूँ यहीं पे, बट आपको एक बार खुद ट्राई करना है, खुद पढ़ना भी खुद ही है। On 1st January 2001, an entity issued 2% convertible bond at their nominal value of 36,000. Interest is paid annually in arrear, मतलब वही ईयर एंड में इंटरेस्ट पे करना है। तो नॉर्मली ईयर एंड पे ही करते हैं अपन, है ना, इंटरेस्ट भी पे। द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल एट एनी टाइम अप टू द मैच्योरिटी इनटू 40 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच $100 ऑफ बॉन्ड। क्या बोल रहा है ये? बताओ ये लाइन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हर $100 के बदले, हर $100 के बदले हम 40 इक्विटी शेयर्स, 40 ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। मतलब $36,000 के बदले हम जो है 100, हर 100 के बदले 40, समझ गए क्या? मतलब हर $100 की लाइबिलिटी के बदले हम 40 शेयर्स इशू करेंगे, 40 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो जाएंगे? पूछा नहीं है, हालांकि बता सकते हो क्या? 36,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40, 36,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40 आ जाएगा 14,400। वापस पढ़ लो। द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल एट एनी टाइम अप टू द मैच्योरिटी इंटू 40 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच $100 ऑफ बॉन्ड। हर $100 की लाइबिलिटी के बदले आप 40 शेयर्स इशू कर दोगे। ऑल्टरनेटिवली द बॉन्ड विल बी रिडीम एट पार ऑन 31 दिसंबर 2003। या फिर बॉन्ड्स का रिडम्पशन भी हो सकता है पार पे। फेस वैल्यू कितनी है बॉन्ड की? 36,000, तो हम बॉन्ड को 36,000 भी लौटा सकते हैं। वैसे ये लाइन बताओ क्यों दे रखी है कि ये नंबर ऑफ शेयर्स जानना जरूरी है क्या? हमें 14,400 जो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी देगी, इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, ऑप्शन है ना, डिबेंचर होल्डर ले सकते हैं, या तो 36,000 ले ले या फिर 14,400 शेयर्स ले ले। ठीक है ना। 36,000 का कैश ले ले या फिर 14,400 शेयर्स ले ले। तो ये जानना क्यों जरूरी है बताओ? 14,400 शेयर्स ले लो, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये बता रहा है, ये इशारा कर रहा है कि भाई कंपनी ने पहले ही नंबर फिक्स कर दिए हैं। कंपनी ने पहले ही नंबर क्या कर दिए हैं? फिक्स कर दिए हैं। ठीक है ना। फिक्स कर दिए हैं तो इससे क्या हुआ? तो ये क्या है? एक तरीके से इक्विटी। ठीक है ना। जब फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स की बात आती है तो फिर क्या हो जाती है बात? इक्विटी। ठीक है ना। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया है कि कंपनी हमेशा क्या मान के चलती है कि हम क्या पे करेंगे? हम जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी पे करेंगे, हम कैश पे करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश को अवॉइड नहीं करा जा सकता अगर सामने वाला होल्डर आ जाए तो। ठीक है ना। लेकिन ये किसकी मर्जी है? ये किसकी मर्जी है सारी? जो कैश लेना है कि या फिर शेयर्स लेने हैं, ये डिबेंचर होल्डर की मर्जी है। होल्डर की मर्जी है। ठीक है। इसलिए होल्डर का ऑप्शन है ये बेसिकली। तो इसमें छुपा हुआ है कोई ना कोई इक्विटी एलिमेंट। तो हम क्या ढूंढते हैं? इक्विटी ढूंढते हैं। सिमिलरली नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड वुड कैरी अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.1%। बोल रहा है कि अगर चेक करें कि वैसे तो कंपनी जो है इस कन्वर्टेबल बॉन्ड पे कितना ब्याज दे रही है? 2%। देखा जाए तो कन्वर्टेबल बॉन्ड पे केवल कितना ब्याज दिया जा रहा है? 2%। लेकिन अगर ये नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड होते तो कंपनी जो है वो 9.1% का ब्याज देती। बताओ तो इतना कम क्यों दे रहे हैं ब्याज? केवल 2% क्यों दे रहे हैं इन बॉन्ड्स पे? इनकी क्या गलती है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर को क्या मिल रहा है? एक ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर बेस्ड ऑन द रेट ऑफ 2% एंड 9.1% आर एज फॉलोज। पीवी फैक्टर दे रखे हैं आपको 2% पे भी और 9.1% पे।
बताओ कौन सा काम का है, 2% वाला कि 9.1 वाला? कौन सा काम आएगा? ये दोनों काम आएंगे या दोनों नहीं आएंगे काम? 2% वाला काम नहीं आएगा सर जी, केवल कौन सा आएगा? 9.1% वाला काम में आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला हम पीवी फैक्टर काम में लेते हैं। ठीक है, ये मार्केट रेट है ना एक तरीके से, ये काम में लेते हैं। What amount will be shown as financial liability and equity when the convertible bond are issued? तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि स्प्लिट अकाउंटिंग कर दो और लाइबिलिटी और इक्विटी की वैल्यू मुझे अलग अलग बता दो। What amount will be shown in the P&L and balance sheet over the period of loan? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट होता है। ठीक है, तो चलो, तो पहले तो स्प्लिट अकाउंटिंग करनी है। तो 36,000 हमने क्या करें, इशू करें आज, है ना। 36,000 की मेरी क्या है, टोटल प्रोसीड्स है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कितने साल का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख के बताओ, देख के बताओ कितने साल का क्वेश्चन है। देख लिया क्या? 3 साल का क्वेश्चन है, 2001, 2002, 2003। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो 2001, 2002, 2003, ये तो देखो छोटी छोटी बातें हैं, इसमें तो कभी भी गलती करनी ही नहीं है अपन को, है ना। आप ऐसे टेबल बना ले करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा स्टार्टिंग में ना, कि भाई देखो हम क्या है कि ठीक तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना है, कॉन्ट्रेक्चुअल 2%। किस पे दिया जाता है इंटरेस्ट रेट? हमेशा कॉन्ट्रेक्चुअल नॉमिनल वैल्यू पे या फिर फेस वैल्यू पे, है ना। नॉमिनल वैल्यू को क्या दूसरा नाम देते हैं, फेस वैल्यू। फेयर वैल्यू तो नहीं सुनाई दे रहा ना, फेयर वैल्यू नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, फेस वैल्यू। तो 36,000 का 2%, 720, 720, 720। बताओ लास्ट ईयर में कंपनी क्या पे करेगी, क्या मान रही है कंपनी, क्या हम क्या पे करेंगे, पैसा, कैश। सर लेकिन यहाँ पे तो शेयर भी दे रखे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी हमेशा क्या एज्यूम करती है कि कैश देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर की मर्जी है ना, वो कुछ भी लेने आ सकता है, इसलिए। अब तो ये चीजें आपको रट जानी चाहिए। अच्छा सर, इसकी डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे, मार्केट रेट के हिसाब से। सर मार्केट रेट कितनी थी, शायद 9.1 थी, 8.1 थी, देख लो जरा एक बार। 9.1 है ना, तो 0.92 ये मल्टीप्लाई करना है ना 0.92 से, फिर 0.92, 0.84 और 0.77 है ना। चलो ये 9.1% है ना, पी फैक्टर है। तो 720 इंटू 0.92 कितना आया, 662। 720 इंटू 0.84 कितना आया, 605। 720 इंटू 0.77, अच्छा 720 प्लस 36,000 है ना, ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, इंटू 0.77 कितना आएगा, 28,274। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा बताओ प्रेजेंट वैल्यू में, 29,541। राउंड ऑफ करते चलो, ठीक है ना, पॉइंट को आगे को इग्नोर करते रहो। तो 29,541 आ गया। आपके पास टोटल प्रोसीड्स कितनी थी, 36,000 की, उसमें से लाइबिलिटी कितनी आ गई, 29,541 की। तो इक्विटी एलिमेंट कितना निकलेगा बताओ, 6,459, ये आपकी इक्विटी आ गई। अब क्या करोगे, ये 29,541 जो आया है, अमोर्टाइज शेड्यूल बना लो, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ईयर्स कितने बताओ, 1, 2, 3। ओपनिंग बैलेंस। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई मतलब दम वाली बात है क्या? अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो कैसा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है या नहीं है? बिल्कुल इजी है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। ठीक है,
ओपनिंग बैलेंस कितना था, आपने अभी क्या निकाला था 29541, ठीक है 29541। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी है 9.1% की, तो 29541 का 9.1%। 2688। अच्छा इंटरेस्ट पेड कितना आ रहा था, इंटरेस्ट पेड तो 2% था शायद, तो आपने 36,000 का 2% निकाला था 720 आ रहा था ना, 720 मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ना, क्योंकि आपको तो लिखना है ही। और लास्ट में कितना है, इसको कैश पेड कर दे करो ना, मैं बार बार रह जाता है, तो इंटरेस्ट पेड की जगह क्या लिख दो आप, इधर कैश पेड लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो तो ये 29,541 प्लस 2688 माइनस 720 कितना आया 31,509 इंटू 9.1%, तो यार 2867, ठीक है। इसमें प्लस कर दिया, 720 माइनस कर दिया, 33,656। अब आपको क्या बताया था मैंने, ये जो फिगर है इंटरेस्ट वाला क्या निकाले करो, बैलेंसिंग फिगर निकाला करो हमेशा, ठीक है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो आपका 3064 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये जो तीनों अमाउंट है, ये तीनों अमाउंट इफेक्टिव इंटरेस्ट वाले कहाँ जाएंगे, पी एंड एल में, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कहाँ चला जाएगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब तो आपको पता लग ही गया, और अगर आप देखोगे तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, पहले साल में भी नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरे साल में भी, दूसरे साल में करंट लाइबिलिटी हो जाएगी क्योंकि पे कर दिए, और थर्ड ईयर में तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई नॉन करंट लाइबिलिटी, ये हो गई करंट लाइबिलिटी, और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। ये करंट क्यों हुई सेकेंड ईयर में, समझ में आ गया ना, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर पे हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब आप देखिए 2688, फिर 2867 और 30, तो 2867 और 3064 आ रहा है ना, इधर 3062 आ रहा है, तो वही राउंड ऑफ का डिफरेंस आ रहा है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप देख लो, आपका जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो 29,552 आ रहा है, तो वो अप्रोक्स इतना ही आ रहा है, 29,541। वो डिफरेंस जो है वो केवल राउंड ऑफ की वजह से आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत तो देखो ये जो राउंड ऑफ का डिफरेंस होता है ना, इसको आप कोई डिफरेंस मत माने करो, ये तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 29,542 लिया है इन्होंने, ठीक है, तो अपन ने कितना लिया है 29,541, ठीक है। तो ऐसे कोई डिफरेंस है नहीं बहुत ज़्यादा। चलो तो अब अपने इस तरीके से जो है, जो जितने भी क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा कन्वर्टेबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने करीबन 45 मिनट 45 मिनट जो है पिछले क्लास में लिए, और करीबन 30 मिनट्स के आसपास जो है वो इस क्लास में लगे। आज की क्लास में हमने प्रैक्टिकल करे, और लास्ट क्लास में हमने इसका थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट समझा था बहुत डिटेल में। अब जो टॉपिक चालू होंगे वो होंगे फाइनेंशियल असेट्स के, ठीक है। तो अब आप इतना एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं तो कहूँगा ये जो क्वेश्चंस हैं आप एक बार दोबारा करके देखिए, ठीक है। आपको देखो हमेशा क्या करना है, एक पेपर मतलब एक रजिस्टर ले लेना, ठीक है, अपने लिए F7 का अलग से बना लेना, और उस रजिस्टर में जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ आपको उसको सॉल्व करते रहना है रेगुलरली, ठीक है। आपको ऐसा वेट नहीं करना कि भाई पीपीटी से आप पढ़ो एग्जाम के टाइम पे, वो चीज़ ठीक नहीं है। आप पीपीटी से पढ़ तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। अब जैसे आपने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिया, ठीक है, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्यों ना आप शॉर्ट नोट्स बना लो। अब जैसे हमने देखे कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के क्या है, ये देखो ये बड़े बड़े नोट्स हैं, है ना, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से कुछ शॉर्ट चीज़ें निकाल लो कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जितना शॉर्ट नोट्स खुद बनाओगे, खुद का लिखा हुआ रहेगा, एग्जाम में रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना। पीपीटी वगैरह से पढ़ तो सकते हो, है ना, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जॉब गोइंग स्टूडेंट हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप है ना खुद का रजिस्टर बनाओ, थोड़ा सा मेहनत करो खुद, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थैंक यू।